फ्रेंड्स, श्री महावीर शिक्षण संस्थान में आप सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। प्यारे बच्चों, आज हम इंग्लिश की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लास अकॉर्डिंग टू सिलेबस मतलब जो हमारा पाठ्यक्रम है ना उसके अनुसार हमें प्रारंभ कर रहे हैं। तो सभी ध्यान दें और ध्यान से इसको सुने और यूँ माने कि हम क्लास में बैठे हैं। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि आप एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ लेके बैठे। केवल सुनने से समझ में नहीं आता है, साथ साथ में हमें अपने हाथ से भी प्रैक्टिस करना है, जो लिखा हुआ है उसको नोट करना है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए, मेरी जो क्लास है ये एक प्रकार से ये बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले विद्यार्थियों ध्यान देना, आप कुछ भी पढ़ना चाहो आपको पता होना चाहिए कि मैं साल भर क्या पढ़ूंगा, मुझे क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं हमेशा किसी भी क्लास की बात करूं या मैं अपने विषय की बात करूं तो मैं कंप्लीट सिलेबस को ध्यान में रख करके स्टडी करवाता हूं और एक शब्द पर मैं काम करता हूं, वो है सुनियोजित तरीके से अध्यापन करवाना। मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़वाना। ऊपर लिखा हुआ है, देखिए, डेट है, सब्जेक्ट है, क्लास है, 9th और 10th दोनों के लिए है और यहाँ तक कि ये आगे की क्लासों के लिए भी है, क्योंकि टॉपिक देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। ये आगे देखो पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है। तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, पहले फर्स्ट पार्ट देखिए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस प्रकार से, और नोटबुक लेकर के बैठे। चलो हम देखते हैं सब्जेक्ट इंग्लिश, न्यू सिलेबस। अभी इस कोरोना बीमारी की वजह से 30% या 40% कम ज्यादा होना, इसके कोई स्पष्ट निर्देश नहीं है। मैं 100% जो सिलेबस है उसको लेकर चल रहा हूँ। बाकी आगे जैसा निर्देश मिलेगा उसके अनुसार हमें कौन सा सिलेबस या कौन सा टॉपिक कम करना है, ज्यादा करना है, ये बाद में देखेंगे। अभी तो हमने यानी 100% जो सिलेबस है उसको लेकर चलते हैं। देखिए, एरिया ऑफ लर्निंग मतलब सीखने का क्षेत्र, कौन कौन सा बिंदु हमें या कौन सा टॉपिक कितने नंबर का हमें तैयार करना है पूरे साल भर में। इधर मार्क्स है, अंक है। देखिए, पेपर है वो अलग अलग भागों में डिवाइड किया हुआ मिलेगा और आपको तैयारी भी उसी के अनुसार करना है। वेटेज कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए, रीडिंग में अंशिक पैसेज आते हैं, अपठित गद्यांश आते हैं, 2 आते हैं, प्रत्येक 7-7 नंबर का आता है और टोटल 14 नंबर का अंशिक पैसेज आता है, अपठित गद्यांश आता है। उसको पढ़ो, समझो और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनका आंसर दो। इसके बारे में हमें फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा। पहले हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एक टॉपिक को लेकर के हम चलेंगे आगे। राइटिंग, लेखन से संबंधित, इसको मैं यूं कहूं कि ये रचनात्मक कार्य है, क्रिएटिव कार्य है। लिखना, लेखन से संबंधित कार्य, ये 14 नंबर का पूछा जाएगा। जैसे आपके लेटर है, शॉर्ट पैराग्राफ है ना, ये सब राइटिंग वाले टॉपिक में हमें पढ़ना है, सीखना है। आगे मैं बात करता हूं ग्रामर की, व्याकरण की बात करता हूं। ये आपके सिलेबस में 15 नंबर की है, 15 नंबर की है। इसके बाद टेक्स्ट बुक, आपकी जो बुक है वो देखिए, जैसे 9 से स्टार्ट हो जाती है, 2 बुक स्टार्ट हो जाती है, 9th है, 10th है, 11th है, 12th है। फर्स्ट जो बुक है इसका नाम है गोल्डन एज। इस बुक में प्रोज प्लस पोएट्री आती है, मतलब गद्य पद्य हिंदी में होता है ना, उसके अनुसार ये इस किताब में लेसन आते हैं। और इसका जो अंक बाहर है वो 23 है, यानी 23 नंबर के इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सप्लीमेंट्री बुक, सहायक जो इसकी बुक है, रेजुलेशन बुक का नाम है। इसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसके अलावा एक 2-4 साल से नया टॉपिक जुड़ रहा है और लगभग संस्कृत को छोड़ करके मेरे हिसाब से हर सब्जेक्ट में चलता है,
रोड सेफ्टी एजुकेशन, सड़क पे सुरक्षा शिक्षा, ये 4 नंबर का प्रश्न आता है और ये अंत में ही आता है, पेपर में भी लास्ट में आता है। देखिए बेटा, टोटल मार्क्स यानी 80 नंबर का वार्षिक एग्जाम का पेपर आता है। अब कई के दिमाग में आ रहा होगा कि ये पेपर तो 100 नंबर का होता है। देखिए बेटा, ये सेशनल मार्क्स, ये 20 शतरंज जिनको बोलते हैं, वो 20 नंबर की शतरंज। तो इस प्रकार टोटल मिलाकर के 100 नंबर का आपका पेपर के मार्क्स होते हैं, अंक होते हैं। तो आप मेरे हिसाब से समझ गए होंगे कि रीडिंग, राइटिंग, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है। अब मैं बात करता हूं मैं जो हमें जो पढ़ना है उस टॉपिक पर। ग्रामर, व्याकरण, ये 15 नंबर की एग्जाम में पूछी जाती है। और इसमें देखो, मैं बेटा यहाँ इस जगह ध्यान रखते ना, 9th स्टूडेंट भी इस वीडियो को देख रहे होंगे। ये बेटा, ये जो टॉपिक है ना, ये 10th क्लास के अकॉर्डिंग है। 9th में इनमें एक आधा कम हो सकता है, एक आधा बढ़ाया जा सकता है। जिसमें देखो ये क्लोज है, ये 9th क्लास में नहीं है, बाकी ये चारों है। इनमें एक आधा टॉपिक और ऐड होता है 9th के सिलेबस में, बाकी और कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं है। देखिए सबसे पहले टेंस की बात करता हूँ मैं। टेंस है ना, इसमें करेक्ट फॉर्म पूछ जाती है 4 नंबर का, वॉइस जिसको वाच्य बोलते हैं ये 2 नंबर का, एक्टिव से पैसिव बनाना, और मॉडल्स ये 2 नंबर के हैं। मॉडल साइकिल ये होती है ना, जैसे कैन है, मे है, कुड है, माइटिंग का यूज पूछा जाता है। और फिर नरेशन, नरेशन कई बच्चे समझ नहीं पा रहे होंगे। नरेशन क्या होता है? कथन होता है। कथन का मतलब डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। प्रत्यक्ष होता है, प्रत्यक्ष कथन। ये 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लोज, उपवाक्य, उपवाक्य, ये 3 नंबर का पूछा जाता है। आप लगभग इन 4 के बारे में जानते हो, लेकिन क्लोज जानेंगे, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक आ गया, इसको भी हम बताएंगे जब इसको पढ़ेंगे तब। तो ये भी ग्रामर का टॉपिक है, 3 नंबर का आता है। इसका उपवाक्य हिंदी अर्थ होता है, एक वाक्य में दूसरा साथ में वाक्य अटैच करना, जोड़ना। अब देखिए सभी ध्यान दें, ये केवल सिलेबस है, इसको अनइम्पोर्टेंट मत समझना। इस सिलेबस का क्या बताना, आज तक मैंने जो पढ़ाया उसमें सबसे पहले मैं सिलेबस के बारे में जानकारी देता हूं, और इसका मुझे जानकारी देने का फायदा भी पहुंचता है। विद्यार्थी को एनुअल एग्जाम तक, वार्षिक एग्जाम तक कंप्लीट पता हो जाना चाहिए कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा एग्जाम में, मुझे किस टॉपिक को कितना समय देना पड़ेगा। ध्यान रखिए, ऐसा न हो कि 2 नंबर का कोई टॉपिक है और आप उसके लिए सप्ताह भर की तैयारी का समय दे रहे हो। एक ऐसा टॉपिक जो 5 नंबर का है, आप उसके लिए 2 दिन का समय दे रहे हो, तो ये ठीक नहीं रहेगा रिजल्ट के लिए। अब देखिए, इस सिलेबस को एक बार मैं थोड़ा साइड में रख करके बात करता हूं। ये जो ग्रामर मैं पढ़ाऊंगा, सबसे पहले मैं ग्रामर की, व्याकरण ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां जो लिखा हुआ है ये इन टॉपिक से पूर्व की बातें हैं। देखिए ग्रामर उसी की समझ में आएगी जो ये चीज, ये जो टॉपिक है इसको समझेगा। क्या है ये? लिखा हुआ है पार्ट्स ऑफ स्पीच, शब्द भेद, और दिखने में लगता है कि तो नाउन प्रोनाउन है। बेटा ये वो शब्द है जिनसे किसी भाषा का, लैंग्वेज का निर्माण होता है। इनसे पहले, इन टॉपिक से पहले हमारे अगर ये क्लियर नहीं है, इसका मतलब हमें जो पढ़ाया जा रहा है या जो हम पढ़ रहे हैं वो मतलब इतना गहरा नॉलेज, इतना डीप नॉलेज नहीं दे रहे हैं, हम केवल ऊपरी नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। इनको विशेष तौर से आप ध्यान में रखिए, समझे, क्योंकि अभी आपको पता है क्लोज, उपवाक्य, अगर ये आपके कंप्लीट नहीं है तो इसको पढ़ाना बेकार है। इसलिए सबसे पहले ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये आपके क्लियर होनी चाहिए, इसको आपको समझना है। ध्यान दें, डेफिनेशन इसकी परिभाषा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है, हिंदी में इसको शब्द भेद बोलते हैं। देखिए, द वर्ड्स which are divided into different kinds or classes according to the purpose or function. Purpose or function are called parts of speech. The words which are divided, वो शब्द जिनको विभाजित किया जाता है into different kinds
और क्लासेस विभिन्न प्रकारों में, वर्गों में, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, टू द पर्पज ऑफ फंक्शन उद्देश्य कार्य के आधार पर जिन शब्दों को विभिन्न प्रकारों में, विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाता है आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, वो शब्द भेदी कहलाता है। हिंदी में डेफिनेशन का हिंदी में दिया हुआ है, शब्द जिनको उनके उद्देश्य या कार्य के अनुसार विभिन्न प्रकारों या वर्गों में विभाजित किया जाता है जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द भेदी कहलाता है। सिंपल भाषा में बताता हूं मैं, यानी काम के आधार पर उस शब्द का नामकरण करना पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। एक बार फिर बता रहा हूं, व्यवहारिक या प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं। हमारे घर में 5 मेंबर होते हैं। कोई व्यक्ति बाहर धनार्जन के लिए जाता है, कोई घर का कार्य करता है, कोई विद्यालय जाता है, तो विद्यालय जाने वाले को हम स्टूडेंट कह देंगे। कोई मान लो कि घर का धन पैसे आदि कमाने वाला है, उसका जो व्यवसाय है, जैसे मान लो कि कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, जैसा काम करता है वैसा उसका नाम दे दिया। इसी प्रकार जैसे मान लो कि यानी जैसा काम उसके अनुसार नाम देना शब्द भेद कहलाता है। इसी प्रकार देखो लैंग्वेज भाषा में कोई भी सेंटेंस है, उस सेंटेंस में या उस सेंटेंस में कोई भी शब्द क्या कार्य कर रहा है, उस कार्य के आधार पर उसका नाम रखना, नामकरण करना शब्द भेद कहलाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। अंग्रेजी में देखो, अंग्रेजी में हो या किसी भी लैंग्वेज में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या 8 होती है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आर एट इन नंबर, शब्द भेद संख्या में 8 होते हैं। 9वां कोई शब्द आपको पढ़ने लिखने के लिए नहीं मिलेगा। बस इन 8 शब्दों के बारे में, 8 जो कार्य के आधार पर शब्दों का जो नामकरण है उनके बारे में आप कंप्लीट जानकारी लेंगे। भाषा का निर्माण कहा जाए तो जैसे एक भवन बिल्डिंग बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम मटेरियल को व्यवस्थित करते हैं या मटेरियल मंगवाते हैं और उसके बाद में हमें मटेरियल से भवन का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार ये लैंग्वेज का मटेरियल है, ये पदार्थ है। 8 प्रकार का मटेरियल है। इन सबको जहां जिसकी आवश्यकता होगी वहां उसको लेकर के हम रखेंगे तो एक भाषा का निर्माण हो जाएगा, सेंटेंस का निर्माण हो जाएगा। सबसे पहले वे हैं मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्द भेद है, ये संख्या में 8 होते हैं। उनमें देखो सबसे पहले नाउन आता है। नाउन को आप हिंदी में संज्ञा बोलते हैं और कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते, उनको हम बताएंगे। जानना है, सीखना है। उसके बाद में प्रोनाउन है, सर्वनाम। उसके बाद में तीसरा है वो वर्ब है, क्रिया। फिर एडजेक्टिव विशेषण। उसके बाद में एडवर्ब है, क्रिया विशेषण। इसके बाद में देखिए छठा जो पॉइंट है या पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो कंजक्शन है, समुच्चय बोधक है, इसको संयोजक भी बोलते हैं। फिर है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय। फिर इंटरजेक्शन, विस्मयार्थी बोधक अव्यय। थोड़ी मैं इनके बारे में जानकारी दे देता हूं, अच्छी तरह समझना, सुनना। इनके एक के बारे में आपको फिर से बताऊंगा मैं, तो अच्छी तरह समझना। देखो नाउन, किसी के नाम को नाउन बोलते हैं। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। जैसे मेरा नाम सांवरगुल कुमार, आपका नाम जैसे मान लो कि अनिल है, सुनील है, बस। जैसे यहाँ जो कस्बा है इसका नाम रेहमान, तो ये नाउन वर्ड हो गए। आगे देखिए प्रोनाउन, इस नाउन के स्थान पर जो भी शब्द हम काम में लेंगे उसको प्रोनाउन बोलेंगे। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह बुद्धिमान है, तो राम की जगह हमने वह शब्द काम में लिया तो वह प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार देखो थर्ड वर्ब, क्रिया। किसी काम का होना या करना बताने वाला शब्द वर्ब कहलाता है। वर्ब के अंत में नाम आता है, जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, ये क्रियाएं हैं, वर्ब्स। उसके बाद में देखो एडजेक्टिव आता है, विशेषण आता है। याद रखना
ध्यान में रखना, नाउन और प्रोनाउन की जो शब्द विशेषता बताए वो एडजेक्टिव विशेषण कहलाता है। बाकी जानकारी एडजेक्टिव पढ़ाएंगे तब देंगे। एडवर्ब दोनों को मैंने एक ही जगह दिया है। नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है, और बाकी जितने भी वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच बच गए इनकी विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण एडवर्ब कहलाता है। कईयों के दिमाग में कि ये क्रिया विशेषण, इसका मतलब क्रिया की विशेषता बताता है। हाँ, मोस्टली ये क्रिया की विशेषता बताता है, लेकिन नाउन प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी ये है कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन, यहां तक कि एडवर्ब एक सेंटेंस की विशेषता भी बताता है, यानी एक वाक्य की विशेषता भी बताता है। तो यूं आप इनमें भेद कर सकते हो कि नाउन प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव कहलाता है, और बाकी जो बच गए पार्ट्स ऑफ स्पीच उनकी विशेषता बताने वाला एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब का मुख्य कार्य तो क्रिया की विशेषता बताना, बाकी ये मतलब किसी कंजंक्शन की विशेषता बता सकता है, एडवर्ब शब्द एडवर्ब की विशेषता भी बता सकता है, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता भी बता सकता है, और एडवर्ब किसी पूरे वाक्य की विशेषता भी बता सकता है। कंजंक्शन नाम से पता चल रहा है, समझ से बोल, इसको हमें संयोजन बोलिए तो भी कोई बात नहीं है। दो शब्दों को, दो वाक्यों को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है। प्रीपोजिशन संबंधबोधक, इनके साथ में देखो अव्यय शब्द लगा हुआ है। अव्यय का मतलब अविकारी शब्द होता है। टेंस, नंबर, वचन, जेंडर के अनुसार शब्दों में परिवर्तन ना हो, बिना किसी भेदभाव के जिनका यूज किया जाए वो अव्यय या अविकारी शब्द कहलाते हैं। इंग्लिश में देखो कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, इनमें आपको वचन, नंबर, टेंस का ध्यान नहीं रखना है, इनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे आप कंजंक्शन का यूज कर रहे हो, कंजंक्शन जैसे मान लो कि एंड का यूज कर रहे हो, किसी भी टेंस में एंड का यूज करो, एंड में कोई चेंज नहीं होगा। किसी भी वचन के यानी दो आप सिंगुलर को आप एंड से जोड़ रहे हो, चाहे फीमेल को जोड़ो चाहे मेल को जोड़ो, कोई अंतर नहीं है, अव्यय शब्द अविकारी शब्द है। इसी प्रकार प्रीपोजिशन, पहले पोजिशन स्थिति, यानी किसी नाउन और प्रोनाउन से पहले आकर के उसका संबंध किसी अन्य नाउन से व्यक्त करे वो प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय कहलाता है। बाकी कंप्लीट डिटेल हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तब आपको दी जाएगी। इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक, ऐसे शब्द जो अत्यधिक दुख, अत्यधिक सुख, अत्यधिक आश्चर्य से हमारे मुंह से निकले, बोलते हैं एक बार वाह, शाबाश, अल्लाह, हेलो, ये इंटरजेक्शन शब्द है, इसमें अभी बोलते हैं अव्यय। तो ये 8 शब्दों से मिलकर लैंग्वेज का निर्माण होता है। तो अच्छी तरह इनको नोट करें और लिखें, ठीक है। अब देखिए, इधर वाला मैं मिटा रहा हूं और कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। सभी ध्यान दें, देखो बेटा, एग्जांपल से ही कोई कंसेप्ट, कोई नियम क्लियर होता है। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है, माई फ्रेंड lost his all। इससे भी सेंटेंस है, all man should take exercise। थर्ड सेंटेंस,
Sanjay was all alone when I saw him. All of his books are published. ठीक है। Here all is now. Here all is adjective. Here all is adverb. Here all is pronoun. देखना बोर्ड की ओर। कई बच्चों की पहले एक वीडियो बनाया था 12वीं क्लास के लिए, तो अक्सर शिकायत थी कि सर बोर्ड पे लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसका कारण क्या है कि थोड़ा कर्सिव में लिखा जा रहा है, वो आपके समझ में नहीं आ रहा है। ये आपने समस्या रखी। देखो कर्सिव में लिखा हुआ समझ में नहीं आ रहा है या फिर समझने में दिक्कत आ रही है, इसका मतलब ये भी हमारी एक कमजोरी है। इस कमजोरी को भी दूर करो। डॉक्टर कोई मेडिसिन दवाई लिखता है और जिस मेडिकल पर हम जाते हैं दवाई लेने के लिए केमिस्ट के पास, रोके कि समझ में नहीं आती है, पता नहीं डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है। कभी ऐसा सुना है क्या आपने? शायद अनट्रेन व्यक्ति हो वो कर सकता है, बाकी नहीं करता है। तो वही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बेटा लैंग्वेज है, लैंग्वेज की लिपि भी स्क्रिप्ट भी समझो। आप वो प्रिंट लेटर वहां तक ही सीमित मत रहो। प्रिंट लेटर नहीं, आपको रिटन लेटर समझना है। और हैंडराइटिंग का बहुत महत्व है। मैं लगातार मेरे पढ़ाने और पढ़ने के अनुभव के आधार पर बोल रहा हूँ। गुड राइटिंग इज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। अच्छी लेखनी शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि लैंग्वेज है, इसमें सुंदरता अट्रैक्टिव होना जरूरी है। अब ध्यान दो, शब्द भेद, शब्दों को काम के आधार पर विभाजित करना, उनका भेद करना। देखना पहला सेंटेंस, शब्द भेद हमने 8 पढ़े हैं। बेटा एक शब्द अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग कार्य कर सकता है। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊं, जैसे वाटर वर्ड है, ध्यान देना, वाटर। थोड़ा मैं इधर लिखता हूं, वाटर। इसका मतलब पानी होता है, वाटर। इसका मतलब जलीय होता है, वाटर। पानी देखना होता है। पानी मतलब नाम, जलीय एडजेक्टिव, और वाटर पानी लेना वर्ब। मीनिंग सेम है, लेकिन आप सेंटेंस में कहीं इसका एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हो, कहीं इसका वर्ब के रूप में यूज कर सकते हो, कहीं इसका नाउन के रूप में उपयोग कर सकते हो। ऐसा ही मैं एक एग्जांपल आपको 4 सेंटेंस को ऊपर वाला दे रहा हूं, और इसमें हमने एक कॉमन वर्ड लिया है, ऑल वर्ड लिया है टेलर में। देखना, माय फ्रेंड लॉस्ट हिज ऑल। मेरे मित्र ने खो दिया। वी सेकंड ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। पता होना चाहिए आपको किस टेंस का वाक्य है। माय फ्रेंड लॉस्ट हिज ऑल, मेरे मित्र ने अपना लॉस्ट खो दिया, हिज ऑल अपने सभी खो दिया, या अपना सब कुछ खो दिया। यहां ऑल है, ये नाउन का काम कर रहा है, अर्थात ऑल यहां संज्ञा का काम कर रहा है।
माय फ्रेंड मेरे मित्र ने लॉस्ट हिज ऑल, अपना सब कुछ खो दिया। ऑल किसी वस्तु के लिए है, किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है, सब कुछ खो दिया। कोई वस्तु है, कोई मानव प्राणी है, सब कुछ खो दिया। तो ऑल यहाँ नाउन का काम कर रहा है। यही देखो स्पेलिंग सेम है, लेकिन यहाँ देखिए सेकंड सेंटेंस में देखो ऑल मैन शुड टेक एक्सरसाइज। देखिए ऑल मैन सभी व्यक्तियों को शुड टेक एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। यहां मैन शब्द है, ये नाउन शब्द है, और नाउन से पहले अगर कोई आने की हिम्मत करता है तो वो केवल एडजेक्टिव है। नाउन से पहले आने वाला एडजेक्टिव होता है। ऑल मैन सारे सभी व्यक्तियों को शुड टेक एक्सरसाइज, व्यायाम करना चाहिए। तो यहां देखिए ऑल है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी ये मैन कौन, ऑल सभी, तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी विशेषण का काम कर रहा है। ठीक है, विशेषण का काम कर रहा है। नेक्स्ट थर्ड, संजय वॉज ऑल अलोन व्हेन आई सॉ हिम। संजय वो था ऑल अलोन, बिल्कुल अकेला, व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसको देखा। ऑल अलोन बिल्कुल अकेला, बिल्कुल अकेला, ये यहां एडवर्ब का काम है, अर्थात ये क्रिया विशेषण का काम कर रहा है इस सेंटेंस में। इसमें वही है, कार्य चेंज है। इसी प्रकार फोर्थ में ऑल ऑफ हिज बुक्स आर पब्लिश्ड। ऑल ऑफ हिज बुक्स, उसकी सारी किताबें आर पब्लिश्ड, प्रकाशित होती है या प्रकाशित की जाती है। तो यहां ऑल, ये यहां इसका कार्य सर्वनाम। बेटा मैंने किसी सेंटेंस में ऑल को नाउन बताया है, किसी में एडजेक्टिव बताया है, किसी में एडवर्ब बताया है, किसी में प्रोनाउन बताया है, स्पेलिंग सेम है। लेकिन अब भी आपके समझ में नहीं आ रहा है कि हम अंतर कैसे करें। आप अंतर तभी कर पाओगे जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में आप गहन डीप अध्ययन करोगे, समझोगे। देखिए इसी प्रकार मैंने ये वाटर का एग्जांपल दिया, कहीं ये नाउन का काम कर सकता है, कहीं एडजेक्टिव और कहीं वर्ब का काम कर सकता है। आप जानना चाहो तो जान, देखो हम सेंटेंस में भी आपको बता सकते हैं, जैसे ब्रिंग मी सम वाटर। ब्रिंग मी सम वाटर, मेरे लिए कुछ पानी लाओ। वाटर यहां नाउन का काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है। इसी प्रकार एडजेक्टिव, आई brought some water plants. I brought, मैं लाया some कुछ वाटर प्लांट, जलीय पौधे, मैं कुछ जलीय पौधे लाया घर में लगाने के लिए। तो वाटर ये किसकी विशेषता, प्लांट्स की विशेषता बता रहा है, तो वाटर शब्द क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। इसी प्रकार देखो आई watered my plants. I watered my plants, मैंने अपने पौधों को पानी दिया, 20 सेकंड है, तो यहां ये वर्ब का काम कर रहा है। देखो आप सेंटेंस ऊपर वाले में ऑल को लेकर के देख लो, नीचे हम वाटर को लेकर देख लेते हैं। तो जैसे सेंटेंस में का यूज होता है, जैसे ये सेंटेंस में कार्य करते हैं, उनके आधार पर का नामकरण करना, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच शब्दभेद कहलाता है। लैंग्वेज में सबसे पहले यही सीखना अनिवार्य है। तो मुझे आई होप सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा जो मैंने आपको सिखाया। तो थैंक यू वाचिंग फॉर मी। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। याद रखना, इससे ठीक आगे ही मैं पढ़ाऊंगा एडजस्टमेंट, और वो भी सुनियोजित तरीके से दिन हम आगे करेंगे। तो आप इसको नोट भी करें
और इसके ठीक आगे इसको समझे भी, और जहाँ कोई समस्या आए तो आप कमेंट भी करें और हम आपको उस समस्या का समाधान भी बताएंगे। मेरे हिसाब से समस्या वाले इसमें टॉपिक कोई बात नहीं है कि शब्दों को उनके कार्य के आधार पर उनका नामकरण देना पार्श्व कहलाता है। मेन बात यही है, और इससे पहले आपको थोड़ा सा रिव्यू के बारे में बात करेंगे, ठीक है।